Hello dear students, I am going to discuss a new topic, conversion of private company into public company and conversion of public company into private company. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें हमने दो कंपनी बहुत डिटेल में डिस्कस की, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इनफैक्ट एक बेसिक सा डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के अंदर कि प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं कि कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 2 हो जाएंगे, बट मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे और उन 200 मेंबर्स में हम ना तो प्रेजेंट एम्प्लॉयज को काउंट करते हैं, ना हम पास्ट एम्प्लॉयज को काउंट करते हैं। सिमिलर वे में एक रेस्ट्रिक्शन थी कि हम ओपनली पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। थर्ड रहता था रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ये तीनों रेस्ट्रिक्शंस जिस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं वो कंपनी प्राइवेट कंपनी बन जाती है थ्रू इट्स आर्टिकल्स, और जहां पर इन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता है वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ही है, इट इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अब सिचुएशन ये है कि प्राइवेट कंपनी अपने आप को वॉलंटरली कन्वर्ट करना चाहती है पब्लिक कंपनी के अंदर, और वाइस वर्सा कि पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है। सो लेट्स लुक इनटू द मैटर कि क्या क्या सिचुएशंस होंगी, क्या क्या हम प्रोसीजर फॉलो करें। सो लेट्स मूव ऑन। इस वीडियो से हम 3 सेक्शंस बार बार डिस्कस करेंगे जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 के। सेक्शन 13 जहां पर बात की जाती है अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन को लेकर। सेक्शन 14 अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड है, पार्षद अंतरनियम से संबंधित है, उसमें कैसे बदलाव किया जाता है। सेक्शन 18 जहां पे कोई एग्जिस्टिंग कंपनी अपने आप को दूसरी क्लास ऑफ कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर सकती है सेक्शन 18 को फॉलो करके। फिर हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे कंपनी को, क्या इसके लिए प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है तो निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में जो बदलाव करेगी वो अपने आप को उसमें परिवर्तित करेगी सार्वजनिक कंपनी के अंदर, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लाभ पहुंचते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने बोला था कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि वो पब्लिक से ओपनली फंड्स रेज नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी के ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फर्स्ट बेनिफिट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने में होगा वो क्या होगा, दैट इट कैन रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। सो फर्स्ट बेनिफिट इज कि पब्लिक कंपनी क्योंकि विद इन कंट्री बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू कैपिटल रेज कर सकती हैं, इवन अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करके फंड्स को रेज किया जा सकता है। तो अगर प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेगी तो वो सेम बेनिफिट वो प्राइवेट कंपनी आफ्टर कन्वर्जन एंजॉय कर पाएगी। सेकंड बेनिफिट, प्राइवेट कंपनी को इतना मार्केट के अंदर रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता जितना रिकॉग्निशन पब्लिक कंपनीज अट्रैक्ट कर पाती हैं। पब्लिक कंपनीज चूंकि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो इस वजह से उनकी ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है और लोग पब्लिक कंपनीज के बारे में अपने आप को इजीली अवेयर कर पाते हैं। प्राइवेट कंपनीज कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर, या एमएनसीज कौन कौन सी ऑपरेट हो रही हैं जिनके स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स लिस्टेड नहीं हैं, उनकी पहचान बहुत से लोगों को नहीं होती है। तो सेकंड बेनिफिट जो एक
आफ्टर कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी एंजॉय कर सकती है, दैट इज ब्रांड रिकॉग्निशन। थर्ड इज लिमिटेड लायबिलिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होने के बाद भी लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट तो एज इट इज रहा, क्योंकि हमने बोला कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रही है। दैट मीन्स कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हुई आफ्टर कन्वर्जन। तो सिमिलर बेनिफिट जो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंजॉय कर रही थी वो एज इट इज कंटिन्यू होगा। फ्रीली प्राइवेट कंपनी आफ्टर कन्वर्जन अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कंपनीज एक्ट एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन पब्लिक कंपनीज के शेयर्स के ट्रांसफर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो सेम प्रोविजंस आफ्टर कन्वर्जन उस कंपनी को बियर करने होंगे, फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट बेनिफिट कि पब्लिक से डिपॉजिट्स जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्सेप्ट कर सकती हैं, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती थी। तो जब कन्वर्जन हो जाएगा तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आफ्टर कन्वर्जन सेम सिमिलर मैनर में सेक्शन 76 को फॉलो करते हुए पब्लिक कंपनीज की तरीके से पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आफ्टर कन्वर्जन एंजॉय कर सकती है। क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं अगर एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है? सबसे पहले इसको अपने आर्टिकल्स में बदलाव करना होगा, पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन करना होगा, यानी कि जो 3 रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है उन तीनों रेस्ट्रिक्शंस को डिलीट करना होगा, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं होती। तो तीनों रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर and maximum number of members, and third one is prohibition as invitation to public। ये तीनों रेस्ट्रिक्शन डिलीट करनी होगी। इसके लिए क्या होगा? आर्टिकल्स में परिवर्तन होगा। तो कैसे किया जाएगा? सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जब कभी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई भी हमें चेंज करना होता है तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14। विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अब स्पेशल रिजोल्यूशन होता क्या है? ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें 75% वोटिंग इज इन एग्रीमेंट, यानी कि इस अल्ट्रेशन के ऊपर 75% एक साइड हो जाए और 25% दूसरी तरफ रह जाए। मिनिमम 75% इज रिक्वायर्ड। तो अगर 75% एग्री करते हैं कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करने को तैयार हैं और आर्टिकल्स में इसके लिए बदलाव किया जा रहा है, तो वो कौन सा रिजोल्यूशन माना जाएगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। अब सिर्फ आर्टिकल्स में बदलाव करने से नहीं चलेगा। प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो इसके नाम में भी परिवर्तन होगा, नाम में भी चेंज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए ये मैंडेटरी था कि कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट वर्ड ऐड करना है। अब जब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है तो प्राइवेट वर्ड उसे वहां से डिलीट करना होगा। तो उसके लिए नेम क्लोज में चेंज होगा। नेम क्लोज मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, पार्षद सीमा नियम के फर्स्ट क्लोज के अंदर। तो नेम क्लोज में चेंज लाना यानी कि चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो उसके लिए सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा फॉर द चेंज इन इट्स नेम। फर्दर रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो ये होगी कि प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड थे ओनली 2, बट पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 7। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ मेंबर किसी प्राइवेट कंपनी में बिलो 7 है, 7 से कम है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कहाँ तक हमें इंक्रीज करने होंगे? 7 तक। अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 से कम है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है सिर्फ 2 डायरेक्टर होना, मिनिमम 2 डायरेक्टर। अगर 3 से कम है तो इसका मतलब डायरेक्टर्स की लिमिट को भी 3 तक लेकर जाना होगा। तो 3 रिक्वायरमेंट्स बेसिकली रही। फर्स्ट इज चेंज इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कैसे चेंज करना होगा? सेक्शन 14 में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, उसका प्रोसीजर अभी हम डिस्कस करेंगे। तीनों रेस्ट्रिक्शंस को डिलीट कर दिया जाएगा।
सेकेंड थिंग होगा कि नेम में चेंज किया जाएगा। थर्ड थिंग, जो नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर वो पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस लिमिट तक उसको इंक्रीज किया जाएगा। दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स will get increased up to 7 minimum and number of directors up to 3 minimum, right? So another important note कि कंपनी जैसे ही सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया तभी से पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी, बट जो नाम में चेंज आएगा यानी कि प्राइवेट जब डिलीट होगा वो चेंज इन नेम तभी इफेक्टिव होगा जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से कन्वर्जन होने के सारे प्रोसीजर के बाद फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा। इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ये है कि स्पेशल रिजोल्यूशन सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग पास होते ही कंपनी पब्लिक कंपनी के तरीके से अपने सारे प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर सकेगी, अपनी सारी फॉर्मेलिटीज कर सकती है, इशू लाना चाहती है तो इशू स्टार्ट कर सकती है, बट जब नाम में तो तभी चेंज माना जाएगा जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हो जाएगा। नाउ कम्स प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो कभी भी कोई भी हमें एक्शन लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मीटिंग कन्वेन की जाती है। बोर्ड मीटिंग कन्वेन की जाएगी, किस पर्पस से की जाएगी कि हाँ जी हमें प्रपोजल एक अप्रूव कराना है, अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है। फिर बोर्ड मीटिंग में तो हम कोई सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए बोर्ड मीटिंग में हम ये डिसीजन लेंगे कि हम एक कंपनी की जनरल मीटिंग बुलाएंगे। अगर जनरल मीटिंग अभी विद इन नियर बाय पीरियड अगर कंडक्ट नहीं हो सकती तो जनरल मीटिंग की जगह हम ईजीएम बुलाएंगे यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो वो डिसाइड कब होगा, बोर्ड मीटिंग के अंदर ही होगा कि किस टाइम पर, किस डेट पर, किस प्लेस पर हम कंपनी की जनरल मीटिंग रखेंगे टू पास द रिक्वायर्ड स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर द कन्वर्जन। फिर जनरल मीटिंग का नोटिस अप्रूव किया जाएगा इसी मीटिंग के अंदर अलोंग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स जो सेक्शन 102 में मेंशन की जाती हैं। कंपनी सेक्रेटरी या कोई और कॉम्पिटेंट ऑफिसर को ऑथराइज किया जाएगा जो जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि कंपनी के सारे मेंबर्स को नोटिस इशू कर दिया जाएगा। सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग सेक्शन 101 कहता है कि नोटिस जनरल मीटिंग का एटलीस्ट 21 डेज प्रायर टू द मीटिंग पहुंच जाना चाहिए सारे मेंबर्स के पास। 21 दिन से कम के पीरियड में भी हम जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मेंबर्स जो हैं वो एग्री करते हों, जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं वो एग्री कर जाएं और 21 डेज का टाइम लैग बीच में ना हो, उससे पहले ही मीटिंग को कन्वीन किया जा सकता है। फिर जनरल मीटिंग होल्ड की जाएगी, वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास होंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन जैसा मैंने बोला था कि दो पास होंगे तो वो दोनों सेम जनरल मीटिंग में पास किए जाएंगे। फर्स्ट स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर कन्वर्जन, यानी कि जो 3 रेस्ट्रिक्शन हमने डिलीट करनी है उसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा उस जनरल मीटिंग के अंदर। दूसरा रिजोल्यूशन पास होगा अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के लिए जहां पे हम चेंज इन नेम करेंगे। तो 2 स्पेशल रिजोल्यूशन सेम जनरल मीटिंग के अंदर पास किए जाएंगे। फिर उस स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल की जाएगी। कौन से फॉर्म में, फॉर्म MGT 14। साथ के साथ जो अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है यानी कि जो हमने परिवर्तन किया है उनकी कॉपी लगेगी। तो 2 चीजें फाइल हो रही हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, एक तो कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन और सेकंड थिंग इज कॉपी ऑफ अल्टर्ड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कितने टाइम पीरियड के अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल हो रही है, 30 डेज के अंदर। कौन से फॉर्म के अंदर, फॉर्म MGT 14। देन सिर्फ इतना ही नहीं कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास होके हमारा काम हो गया और उसकी कॉपी हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करा दी, नो।
जब कभी भी कन्वर्जन होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास होगा ही होगा, बट साथ में हमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ साथ अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इस कन्वर्जन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स किसको डेलीगेट की हुई है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। यानी कि हमने स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास कर दिया, बट अभी तक हमने अप्रूवल नहीं ली है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। तो फिर अप्रूवल के लिए एक फॉर्म फिल किया जाएगा, वो होगा फॉर्म INC 27। जैसे ही स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ अल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल हमने फाइल कर दिया 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास, तो फिर एक एप्लीकेशन और फाइल होगी, वो एप्लीकेशन जाएगी फॉर्म INC 27। किस लिए ये एप्लीकेशन फाइल हो रही है? फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। फिर ROC जब इस फॉर्म को रिसीव कर लेगा तो रिसीव करते ही वो एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा कंपनी को। किस फॉर्म में होगा? फॉर्म होगा INC 11, जिससे जैसे ही ये सर्टिफिकेट इशू होगा फ्रेश सर्टिफिकेट, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मान लिया जाएगा कि वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। और जो भी नेम में चेंज हुआ है वो सारा कहाँ पे नोट कर दिया जाएगा? मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, लेटर हेड्स के अंदर, बिल्स के अंदर, जो कंपनी की कॉमन सील है सब के अंदर कंपनी का नाम अब चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी के नाम में पहले प्राइवेट लिमिटेड था, अब वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड वहां से डिलीट कर दिया जाएगा, ओनली लिमिटेड वर्ड विल बी देयर। सो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी हमारे लिए प्रोसीजर था। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसमें हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी। एक तो हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना था, पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की, उसके बाद हमने जनरल मीटिंग कंडक्ट की, जनरल मीटिंग के अंदर हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, उसकी कॉपी हमने अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी के साथ लगा के ROC के पास फाइल किया, और फिर ROC के पास हमने एक और एप्लीकेशन फाइल की कि हमें कन्वर्जन की जरूरत है, हमें कन्वर्ट किया जाए। तो फिर उसके बाद दोनों ROC ने जब हमें अप्रूवल दे दी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया था, तो स्पेशल रिजोल्यूशन प्लस अप्रूवल फ्रॉम ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हमारी कंपनी कन्वर्ट हो गई प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। So not a difficult task as compared to conversion of public company into private company. पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए भी दो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, साथ ही साथ अप्रूवल चाहिए। अब अप्रूवल यहाँ पे किससे चाहिए? हमें अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपनी पावर्स को डेलीगेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नहीं किया, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी पावर्स को डेलीगेट किया है रीजनल डायरेक्टर। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ROC के पास ना जाकर किसके पास जाएगा? रीजनल डायरेक्टर के पास। इसके अलावा भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, क्योंकि पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की लिमिट अनलिमिटेड होती है, बट प्राइवेट कंपनी में जब पब्लिक कंपनी कन्वर्ट करेगी तो प्राइवेट कंपनी तो कहती है कि वो कंपनी जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 200। तो फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी के हैं 230, 30 मेंबर्स ज्यादा हैं, यानी कि लिमिट से ज्यादा हैं। प्राइवेट कंपनी में तो सिर्फ 200 होने चाहिए। तो 30 मेंबर्स के साथ क्या किया जाए? क्या क्या ऑप्शंस होंगे? पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में अब कन्वर्ट करना है तो 200 तक तो लाने होंगे, तो 30 मेंबर्स के साथ क्या करे? या तो 30 मेंबर्स की जो कैपिटल है, मनी आई हुई है, उसे वापस कर दे, या फिर ऑप्शन सेकंड जो ली जा सकती है वो क्या है? उन 30 मेंबर्स को एम्प्लॉयज में कन्वर्ट कर दे, यानी कि उन्हें कंपनी का एम्प्लॉय बना ले, क्योंकि ना प्रेजेंट एम्प्लॉय इस मैक्सिमम लिमिट के अंदर काउंट होते हैं, ना ही पास्ट एम्प्लॉय काउंट होते हैं। तो अल्टीमेटली जो 230 मेंबर्स हैं, उन 230 मेंबर से जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो लिमिट है 200, वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी।
तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, पब्लिक कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है कि अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को रिड्यूस कर दे अप टू 200। सेकंड कि पहले तो पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही थी, अब पब्लिक से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, जबकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेट कंपनी तो डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती है। तो जितना डिपॉजिट आया है पब्लिक से अब उसको रीपे करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी को, पहले रिफंड करे। और थर्ड रिक्वायरमेंट रहेगी कि पब्लिक कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती लिस्ट, तो या तो कंपनी अब उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से अपने आप को डीलिस्ट करा ले, नेसेसरी स्टेप्स प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो सेबी ने ले डाउन किए हुए हैं, तो ही पॉसिबल होगा कि पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर पाएगी। फोर्थ थिंग, कोई भी ऐसा कन्वर्जन का प्रोसीजर बिगिन नहीं हो सकता जब तक कि ये बिल्कुल क्लियर ना हो कि कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इंस्पेक्शन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी प्रोसिक्यूशन पब्लिक कंपनी के अगेंस्ट पेंडिंग ना हो। यानी कि ये बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि कंपनी के अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं है अंडर द एक्ट। अगर है तो फिर कन्वर्जन अलाउ नहीं होगा इस कंपनी को। तो 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए। सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स को रिड्यूस करना होगा अप टू 200। सेकंड, जो डिपॉजिट्स के प्रोविजंस पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड, अगर लिस्टेड कंपनी है तो अपने आप को डीलिस्ट कराना होगा। फोर्थ, कोई भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। Now comes procedure for conversion of public company into private company. सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में कैसे बदला जाए। Again, first thing will be convene a board meeting. बोर्ड मीटिंग कन्वेन की जाएगी एज पर सेक्शन 173 और रिजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, एजेंडा आइटम्स होंगी, रिक्विजिट मेजोरिटी के साथ वो पास होगा। एजेंडा क्या है, कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब क्या क्या करना होगा, अगेन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, पार्षद अंतर नियम में बदलाव करना होगा। क्यों, क्योंकि पब्लिक कंपनी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी पहले, बट प्राइवेट कंपनी तो वो कंपनी होती है जिसके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस, 3 रेस्ट्रिक्शंस जो मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो उन रेस्ट्रिक्शंस को अडॉप्ट करना है अब पब्लिक कंपनी को, तो इसके लिए पार्षद अंतर नियम में बदलाव लाना होगा, यानी कि ऐड करना है रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस को। सेकेंड थिंग, कन्वर्जन के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी वही चेंज इन नेम, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बनना है तो प्राइवेट वर्ड ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज होगा एज पर सेक्शन 13, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा एज पर सेक्शन 13। फिर इसके लिए अब ये जब कन्वर्जन के लिए 2 स्टेप्स जो रिक्वायर्ड हैं, अल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड एज पर सेक्शन 14 एंड अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज पर सेक्शन 13, तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन में डेट फिक्स की जाएगी कि कब हम ईजीएम बुलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे, उसके लिए नोटिस अप्रूव किया जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स को अप्रूव किया जाएगा, प्रोफेशनल्स को ऑथराइज किया जाएगा जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे आरडी के पास, या जो भी अपीयरिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होंगी उनके सामने अपीयर होना होगा, उन प्रोफेशनल्स को भी ऑथराइज किया जाएगा बोर्ड मीटिंग के अंदर। जनरली जो ईजीएम का नोटिस है वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स को डिस्पैच किया जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 101 ऑफ द एक्ट। जैसा हमने पहले बोला था कि जो ईजीएम कंडक्ट करने का नोटिस होगा वो कम से कम 21 दिन पहले का नोटिस होगा, यानी कि ईजीएम कंडक्ट होने से 21 दिन पहले नोटिस इशू कर दिया जाएगा, क्लियर डेज होंगे 21 दिन। और इसके अलावा 21 दिन से पहले भी ईजीएम बुलाई जा सकती है, ईजीएम प्रोवाइडेड कि 95% ऑफ मेंबर्स
जिनके पास वोटिंग राइट है वो इसके लिए एग्री करते हैं। फिर ईजीएम कन्वेन की जाएगी। ईजीएम कन्वेन करते वक्त चेक किया जाएगा कोरम प्रेजेंट है या नहीं। कोरम प्रेजेंट है। साथ के साथ जो ये नोटिस सर्व किया जाएगा ईजीएम का, वो सारे शेयर होल्डर, सारे मेंबर्स को, ऑडिटर ऑफ द कंपनी को इशू किया जाएगा। साथ के साथ अगर उस ईजीएम के अंदर अगर ऑडिटर प्रेजेंट नहीं है तो क्या लीव ऑफ अब्सेंस उसको ग्रांट की गई या नहीं की गई, ये जरूर मेंशन किया जाएगा। नोटिस के अंदर प्लेस होगा कि किस दिन कहाँ पर मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, किस दिन की जाएगी, प्लेस, डेट, डे, टाइम, सब कुछ मीटिंग के अंदर लिखा जाएगा। और साथ के साथ उस नोटिस में एक स्टेटमेंट भी लिखी जाएगी कि कौन सा बिजनेस उस ईजीएम के अंदर ट्रांजैक्ट होगा, यानी कि सेक्शन 101 को फॉलो किया जाएगा। ईजीएम कंडक्ट की गई है, कोरम चेक किया गया है, ऑडिटर प्रेजेंट नहीं है तो लीव ऑफ अब्सेंस चेक की गई है, क्या ग्रांट की गई, नहीं की गई, क्या रीजंस हैं, और फिर ईजीएम के अंदर कन्वर्जन के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। अब स्पेशल रिजोल्यूशन किस चीज के लिए पास हो रहे हैं? दो पास हो रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन, that is inclusion of restrictions and limitations। सेकेंड स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो रहा है चेंज इन नेम का, यानी कि पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए रिजोल्यूशन पास होगा एज पर सेक्शन 30। तो अब तक ये 3 स्टेप्स क्लियर हैं कि बोर्ड मीटिंग कन्वेन की जा रही है। सेकेंड बोर्ड मीटिंग में जो हमारे एजेंडास डिस्कस हुए कन्वर्जन को लेकर, जो हमने प्रोफेशनल ऑथराइज किए कि कौन एप्लीकेशन फाइल करेगा आरडी के पास या कंपिटेंट अथॉरिटीज के पास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब कॉल की जाएगी उसके नोटिस को अप्रूव करना, ये हमने फर्स्ट स्टेप में किया। सेकंड स्टेप में हमने किया कि ईजीएम का नोटिस डिस्पैच कर दिया, सबको किया, सारे डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनीज को एज पर सेक्शन 101। फिर हमने ईजीएम कन्वेन की है, कोरम चेक किया है, राइट। तो ईजीएम के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन 2 पास किए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करने का, और सेकेंड इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करने का। तो जैसे ही ये हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो सेकंड थिंग आ जाती है कि हमने अब इस स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी को 30 डेज के अंदर अंदर सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ मीटिंग का जो नोटिस हमने मेंबर्स को भेजा है उसकी कॉपी के साथ के साथ एक प्रिंटेड कॉपी अल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, ये तीनों चीजें लगाकर हमने स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ फॉर्म MGT 14 में फाइल कर देना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। क्लियर? नाउ 30 दिन के अंदर अंदर हमने जैसे ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, हमने स्पेशल रिजोल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ नोटिस की कॉपी, एज वेल एज हमने अल्टर्ड आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम की प्रिंटेड कॉपी ये फाइल की है MGT 14 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अभी यहाँ तक हमारा स्टेप कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ पे अप्रूवल, जब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो हमें अप्रूवल चाहिए RD से, रीजनल डायरेक्टर से। और पब्लिक कंपनी में वास्ट स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत ज्यादा लोगों का हित छुपा हुआ है, तो इसके लिए अब कंपनी को क्या करना होगा, एक एडवर्टीजमेंट इशू करनी होगी फॉर्म नंबर INC 25A के अंदर, और RD के पास एप्लीकेशन जाएगी, उस एप्लीकेशन से फाइल करने से 21 दिन पहले वो एडवर्टीजमेंट इशू होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज के अंदर इशू होनी चाहिए, और सेकंड जो एडवर्टीजमेंट इशू होनी चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। बिसाइड्स दिस, जब कंपनी न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टीजमेंट देगी तो साथ के साथ इंडिविजुअल नोटिस भी इशू किए जाएंगे, क्रेडिटर्स को स्पीड पोस्ट किया जाएगा उस कन्वर्जन के लिए, रजिस्टर्ड पोस्ट होगा एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ के साथ एक पिटीशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और रीजनल डायरेक्टर को सर्व किया जाएगा।
यानी कि इंडिविजुअल नोटिस भेजे जाएंगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, क्रेडिटर्स को, सेबी को, एज वेल एज अगर हमारी टेलीकॉम कंपनी है तो ट्राई को, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, राइट। सो अब आरडी के पास हमने एप्लीकेशन फाइल करनी है, उससे पहले हमने 4 स्टेप्स कन्वेन कर लिए। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कन्वेन की, फिर हमने नोटिस इशू कर दिए, फिर हमने ईजीएम कंडक्ट की, फिर हमने आरओसी को एप्लीकेशन फाइल कर दी। आरओसी को एप्लीकेशन फाइल करते ही फिर हमने एक और स्टेप करना होगा कि आरडी के पास एप्लीकेशन फाइल करने से 21 दिन पहले एडवर्टीजमेंट इशू करनी है हमें, राइट। अब जब एप्लीकेशन फाइल होगी तो उस एप्लीकेशन के साथ साथ हमें क्या करना होगा। सबसे पहले टाइम पीरियड क्या है। आरडी के पास एप्लीकेशन स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के 60 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी है। फॉर्म है ई फॉर्म RD1। उस एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। एक तो कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद प्रपोज्ड अल्टरेशन, यानी कि हम इसमें क्या क्या चेंज कर रहे हैं उसकी कॉपी, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी लग जाएगी। जनरल मीटिंग के मिनट्स की कॉपी लग जाएगी, उसमें ये भी लिखा जाएगा किसने कितने वोट्स फेवर में डाले, कितने अगेंस्ट में चले हैं। जनरल मीटिंग की अटेंडेंस शीट की कॉपी लग जाएगी। साथ के साथ बोर्ड रिजोल्यूशन जहां पे उसने ऑथराइज किया था डायरेक्टर को या किसी और पर्सनल को टू फाइल एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन, या पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दी गई है। तो ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं ये उस एप्लीकेशन के साथ लगेंगे, राइट। उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक कि एक एफिडेविट के थ्रू डिक्लेरेशन फाइल की जाएगी, और वो डिक्लेरेशन कौन करेगा, की मैनेजरियल पर्सोनल ऑफ द कंपनी, पब्लिक कंपनी का की मैनेजरियल पर्सोनल KMP। और की मैनेजरियल पर्सोनल वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, ऑथराइज्ड पर्सन है। ये वहां पे अपॉइंटमेंट होती है इस पर्सन की जहां जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है। अगर उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो की मैनेजरियल पर्सोनल कौन होगा, डायरेक्टर कंपनी का, कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर। तो की मैनेजरियल पर्सोनल क्या क्या डिक्लेयर करेगा एफिडेविट की फॉर्म में कि यस हमने कंपनी के जो मेंबर्स की लिमिट है वो 200 कर दी है, कोई कंपनी के पास पब्लिक डिपॉजिट नहीं है, हमने सेक्शन 73 से लेकर 76A डिपॉजिट से रिलेटेड कोई नॉन कॉम्प्लायंस नहीं किया है, 177 में कोई नॉन कॉम्प्लायंस नहीं है, 178 में, 185 में, 186 में एंड 188 में। साथ के साथ ना ही कोई पेंडेंसी है किसी भी चीज से रिलेटेड सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 के अंदर। यानी कि जो 13 बोर्ड रेजोल्यूशन इस सेक्शन में पास होने चाहिए थे वो सारे पास हो चुके हैं। कंपनी अब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, यानी कि डीलिस्ट कर दिया गया है। तो ये 4 डिक्लेरेशन एफिडेविट की फॉर्म में KMP देगा। क्रेडिटर्स की डिटेल साथ के साथ लगेंगी सेम वे में। रूल जैसा हमने रूल 30 सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा था कि रजिस्टर्ड ऑफिस से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर शिफ्ट करना है तो किस तरीके से हमें डिटेल ऑफ क्रेडिटर्स भी अटैच करनी होती है। तो कंपनी के हर एक क्रेडिटर का नाम, डिवेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस, कितनी अमाउंट उनके अगेंस्ट ड्यू है, ये सब चीजें उसके अंदर लिखी जाती हैं। फिर एक एफिडेविट लगेगा जहां पे वेरीफाई किया जाएगा लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स को। कौन वेरीफाई करेगा, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, साथ में 2 डायरेक्टर जिसमें से एक डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। वो ये बिल्कुल क्लियरली एफिडेविट के अंदर ये वेरीफाई करेंगे कि कंपनी के अफेयर्स के अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी नहीं है और हमने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया और हम इस ओपिनियन में निकल के आए हैं कि लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स करेक्ट है, जो इनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, जितने डेट्स क्लेम्स पेबल हैं वो सारे प्रॉपर हैं, एस्टिमेट हमारा एक्यूरेट है। तो ये एक डिक्लेरेशन कंपनी सेक्रेटरी प्लस 2 डायरेक्टर्स की तरफ से एफिडेविट की फॉर्म में आरडी की एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा। तो
आरडी 1 फॉर्म जब फाइल कर रहे हैं, हमने लगाया उसके साथ कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, copy of application authorizing the person, declaration by KMP, list of creditors, affidavit verifying list of creditors and copy of newspaper advertisements. इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस होंगे, लाइक कि जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स वेरीफाई किए हैं, एफिडेविट कंपनी सेक्रेटरी ने जो दिया है, वो एफिडेविट कहाँ पे रखा जाएगा, उसकी एक कॉपी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के पास रखी जाएगी। अगर कोई भी पर्सन पब्लिक में से किसी को भी अगर वहां पे इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ऑर्डिनरी आवर्स ऑफ बिजनेस के अंदर वो रजिस्टर्ड ऑफिस को विजिट कर सकता है, वहां पे इंस्पेक्ट कर सकता है और इवन कॉपी भी वहां से निकलवा सकता है। फिर देखा जाएगा कि कोई ऑब्जेक्शन रिसीव हुई है क्या आरडी के पास। अगर आरडी के पास किसी पर्सन की ऑब्जेक्शन आती है जो इस प्रपोज्ड एप्लीकेशन, प्रपोज्ड कन्वर्जन से अफेक्टेड है उसका इंटरेस्ट, तो वो इसकी एक कॉपी कंपनी के पास आती है, तो कंपनी इसकी एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स आरडी को वहां पे जमा कराएगी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग। अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुई है एडवर्टीजमेंट नोटिस इशू होने के बाद, तो एप्लीकेशन को ऑर्डर्स के लिए पुट अप कर दिया जाएगा विदाउट हियरिंग, और उसके बाद आरडी ऑर्डर दे सकता है, या तो अप्रूव कर सकता है एप्लीकेशन को या रिजेक्ट कर सकता है। बट जैसे ही एप्लीकेशन आरडी के पास आई तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आरडी ऑर्डर देगा इधर ऑफ अप्रूवल और रिजेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव होती है तो एप्लीकेशन चेक करने के बाद, नेक्स्टर्स को देखने के बाद एक हियरिंग होगी आरडी ऑफिस में, जहां पे कंपनी या कंपनी का प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल या एडवोकेट रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को। फिर रीजनल डायरेक्टर आफ्टर हियरिंग देखेगा कि ऑर्डर मुझे क्या पास करना है। आफ्टर हियरिंग कंफर्मेशन वो देगा, कंफर्मेशन का ऑर्डर दे देगा अल्ट्रेशन के लिए ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो जैसा लगता है आरडी को, वो आरडी 30 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर इशू कर देगा। और फिर जब आरडी ने अप्रूवल दे दी तो आरओसी के पास कंपनी फाइल कर देगी INC 28, और इस फॉर्म को फाइल करने की डेट रहेगी विदिन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल। जैसे ही आरओसी के पास ये एप्लीकेशन गई है, आरडी की अप्रूवल की कॉपी गई है, तो 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी एक नया सर्टिफिकेट इशू कर देगी, जिससे पब्लिक कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी में। तो इन ऑल थोड़ा सा एडिशन, या हम कहें कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते वक्त इन एडिशन फुलफिल करनी पड़ी, बट प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए जो आरडी वाला प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करना पड़ा। वहां पे अप्रूवल सिर्फ चाहिए थी आरओसी की, बट पब्लिक कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते वक्त हमें अप्रूवल चाहिए होती है आरडी की। पहले आरडी की अप्रूवल ऑर्डर्स आएंगे, फिर वो एप्लीकेशन फिर फाइनली INC 28 के फॉर्म में आरओसी के पास जमा हो जाएगी, जिसके बाद आरओसी फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा। देन ओनली पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।